बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद दिन पहले मुझे एक पार्टी में जाने का इत्तेफाक हुआ। ये मेरे खासे क्लोज लेकिन मुल्हद दोस्त की खास पार्टी थी। वो मुझे कहता, इमरान भाई आज थोड़ा गाने शाने और नाच का प्रोग्राम है तो बुरा मत मनाइएगा। मैंने कहा, हम दरवेश लोग आपके रास्ते को गलत नहीं कहते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे नज़दीक आपका रास्ता गलत क्यों है। ये एक राय है, आप मान लें तो अच्छी बात है, ना माने तो आप मुस्तरद कर सकते हैं। वैसे भी मैं खुद रोज़ाना म्यूज़िक सुनता हूँ। खैर, प्रोग्राम शुरू हुआ। वहाँ मेरे काफ़ी मुल्हद दोस्त थे जिनको हम कई बार सोशल मीडिया पर शिकस्त दे चुके थे। मैं बजाते खुद डीजे के साथ बैठा। मैंने वायर अपने मोबाइल से कनेक्ट की और बादशाह और हनी सिंह की वाहियात प्ले की। फिर कुछ वक्त बाद कुमार सानू के गीतों का दौर आया तो मैं बाकायदा मखमूर होते हुए सर हिलाने लगा। कभी उंगलियों से पियानो बनाता तो कभी हाथ उठाकर दाद देता। मेरी आंखें बज़ाहिर बंद थी लेकिन कन अखियों से मैं वहां कुछ खास चेहरों को देख रहा था जिनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी और मैं उनकी खोपड़ियों में सवालों का धुआं उठता साफ देख रहा था। नाज़रीन, मैंने एक दाना डाला था और वो मेरे मुल्हद दोस्त उसे चुगने के लिए बेताब थे। उन्हीं ऊंट पहाड़ के नीचे साफ आता दिखाई दे रहा था। खैर, महफिल खत्म हुई और वो भागे भागे मेरे पास आए। जनाब, हमारा एक सवाल है। मैंने कहा, यार मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दे, बड़े काम है मुझे। कहने लगे, मियाँ आज ही तो काबू आए हो, लोगों को बड़ा सोशल मीडिया पर मुसलमान बनकर दिखाते हो और खुद यहाँ कुमार सानू के मजे ले रहे थे। खैर, मैं बैठ के मैंने कहा, जी सवाल लाइए। कहने लगे, जनाब पैगंबर इस्लाम ने मौसीकी से नफरत फरमाई है। उनकी बहुत सारी अहादीस से साबित है कि म्यूजिक सुनने से फर्द और मुआशरे तबाह होते हैं, उन पर खुदा का अजाब आता है। जबकि मेडिकल साइंस और मेडिटेशन साइंस कहती है कि म्यूजिक इंसानी दिमाग में डिप्रेशन का दबाव कम करता है और उसे दोबारा हार्डवर्क के लिए रिफ्रेश करता है। म्यूजिक इंसानी दिमाग के लिए मोटिवेशन का काम भी करता है। ये जिस्म में खून की गर्दिश को तेज भी करता है। ये इंसान को दुख दर्द भूलने में मददगार भी साबित होता है। ये तन्हाई को खुशगवार बनाने में अपना सानी नहीं रखता। ये लोगों को इकट्ठा करने और कुछ लम्हात खुशी के बिताने में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। जब ये इस कदर फायदेमंद चीज है तो पैगंबर इस्लाम ने इसको हराम क्यों करार दिया? हालांकि इसको रूह और मुआशरे की ग़िज़ा, मुआशरे की जरूरत करार दिया जाना चाहिए था, जैसा कि दूसरे मज़ाहिब में है। लेकिन उसके बरक्स म्यूजिक को इंतहाई सख्ती से रोक दिया गया। इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, इसकी क्या वजह हो सकती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नाज़रीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। खत्म ज़रात, उनका सवाल इस कदर परफेक्ट था कि मैं ढीला होकर बैठ गया और सर खुजाने लगा। ऊंट पहाड़ के नीचे देखकर वो बड़े खुश हुए। मैंने कहा, जनाब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मौसीकी म्यूजिक से मुतल्लिक जो मेडिकल और मेडिटेशन की जो रिपोर्ट्स का हवाला आपने दिया है, मैंने वो बजाते खुद पढ़ी हैं और मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि मौसीकी एक वाकई ही लाजवाब चीज़ है और मुआशरे में आपने इसके जो इफेक्ट्स बताए हैं ये वाकई पाए जाते हैं। आप बिल्कुल सच्चे हैं। नाज़रीन, वो बड़े खुश हुए, बोले, जनाब चलो शुक्र है आज आपने मान लिया कि इस्लाम में वाकई कोई खामी मौजूद है, वरना मुसलमान तो मानती नहीं है। मैंने कहा, माजरत के साथ ये बात अगर आप गुफ्तगू के लास्ट में कहते तो शायद मैं मान लेता। अभी तो मैंने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में छुपे समंदर को खोला ही नहीं है, अभी तो मेरा आगाज बाकी है। मैंने पूछा, एक मेंटल स्टेट ऑफ एक्शन कैसे बनती है, ये कैसे डिजाइन होती है, इसमें वैल्यूज कैसे इंक्रीज और लो होती हैं, और फाइनली म्यूजिक इसमें क्या रोल प्ले करता है। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखने लगे। मैं अपनी बात एक छोटे से सवाल से शुरू करूंगा। मैंने कहा, अगर मैं कहूं लूर 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 और ये लफ्ज अक्सर दोहराऊं तो आप मुझे क्या कहेंगे? वो मुल्हद दोस्त कहने लगे, जी हम आपको अननॉर्मल पर्सन समझेंगे, या कम से कम आप इंसानी जहानत की कम तरीन सतह पर है, हम ये समझेंगे। मैंने कहा, अगर मैं कहूं ऊ लाला या पू 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 या सीना पीट पीट कर कहूं बाला बाला मैं हूं शैतान का साला, छीनू गरीबों से नवाला, या जनवरी के पहले हफ्ते में हाय गर्मी कहता फिरूं तो आप मुझे क्या समझेंगे? अब वो बिल्कुल चुप थे क्योंकि वो अपने बुजुर्गों को, अपने सीनियर्स को पागल तो नहीं कह सकते थे। मैंने कहा, अगर मैं एक खूबसूरत लड़की को अपनी जिंदगी का हासिल समझूं, मैं हर चीज भूल कर सिर्फ उसे पाने के लिए दुनिया बुला दूं,
मैं ये भूल जाऊं कि मेरे सर में आध पाव का लोथरा दुनिया के नक्शे बदल सकता है, ये कौमों की तकदीर बदल सकता है, ये मुझको ऐसा बना सकता है कि मुझ पर बात किए बिना डिग्री लेना मुश्किल हो जाए, ये मुझे वैसा बना सकता है कि मैं बेमिसाल हो जाऊं, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां भूलकर हर वक्त सिर्फ एक लड़की को सोचता रहूं, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में रहूं, तो आप मुझे क्या समझेंगे? वो बोले हम आपको नफसियाती मरीज समझेंगे। मैंने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को नफसियाती मरीज किसने बनाया? ये कैसे जिंदगी के बड़े बड़े मकासद को छोड़कर सिर्फ लड़कियों की खातिर खुद और मुआशरे को तबाह कर रहे हैं? नाज़रीन, इस बार वो फिर से चुप थे। मैंने कहा म्यूजिक और गाने इंसानी दिमाग को कैसे डैमेज करते हैं, ये मेंटल स्टेट को हाई के बजाय कैसे लो करते हैं, आइए इसको न्यूरो साइंस के जरिए डीपली समझते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोके गुलाम नहीं हैं, हमारे पास उनकी एक एक बात को सच शब्द करने के लिए, लॉजिकली बयान करने के लिए पूरा डाटा मौजूद है। नाज़रीन, इंसानी दिमाग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक निज़ाम है। पहले नंबर पर लिम्बिक ब्रेन। ये हिस्सा दिमाग में इमेजेस या तस्वुरात पैदा करता है, ये रोजमर्रा की मेमोरी को महफूज करता है, ये हमारे जज्बात को खुदकार अंदाज में मेंटेन करता है, ये लोगों के साथ हमारे रवैये को डिजाइन करता है। यही वो हिस्सा है जो इंसान को कुछ चीजें उनकी असल वैल्यू से बहुत ज्यादा या बहुत कम करके दिखाता है। इसी की बदौलत हम लोगों और चीजों को छोटा या बड़ा तस्वर करते हैं। मेरी इस बात को ज़हन में रखिएगा, आगे मैं ये बात दोबारा फिर दोहराऊंगा। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर है न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन। हमारे इस सियारे पर जितनी भी साइंसी तरक्की हुई है, जितनी भी क्रिएटिविटी इस वक्त मौजूद है या माजी में थी, जितने भी कल्चर, मन घड़त मजहब और मुआशरे जन्म लेते हैं, इन सब की पैदाइश दिमाग के इस हिस्से यानी न्यू कॉर्टेक्स में होती है। ये हिस्सा चीज़ों को हासिल करने के लिए, फर्द की जिंदगी को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करता है। इसी की बदौलत एक राइटर अपने अंदर लफ्जों की गूंज महसूस करता है, साइंटिस्ट किसी नई थ्योरी की आहट सुनते हैं, बिजनेसमैन फेसबुक, व्हाट्सएप या माइक्रोसॉफ्ट जैसी किसी बड़ी कंपनी की इमारत देखता है। ये दिमाग का वो एरिया है जिसे लूसी मूवी में 100% तक काम करते दिखाया गया है। खतुनजरात, दिमाग का तीसरा हिस्सा है रेप्टिलियन। बज़ाहिर इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, लेकिन दर हकीकत यही वो ब्रेन पार्ट है जो लिम्बिक और न्यू कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। बज़ाहिर इसका काम फर्द के लाशऊरी काम को, यानी सांस, धड़कन, जिस्म में खून की रवानी या इस तरह के निज़ाम को खुदकार अंदाज में हमेशा रनिंग में देना है। लेकिन दर हकीकत खतुनजरात, ये डार्क ब्रेन और ब्राइट ब्रेन के दरमियान एक दरवाज़ा है। आपके लाशऊर की दुनिया में जो कुछ है, ये उसको मॉनिटर करता है, ये दिमागी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। ये इस कदर पावरफुल है कि फर्द को खुदकुशी पर भी मजबूर कर सकता है। ये बवक्ते ज़रूरत एक सुस्त इंसान को बेपनाह एनर्जी दे सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कुत्ता आपके पीछे लगता है तो फिर आपके अंदर जो एनर्जी आती है, जो तूफान एनर्जी का उमड़ता है, दरअसल ये रेप्टिलियन ही आपको देता है। ये जंग की आग में फ्रंट लाइन पर आपको दुश्मन के लिए खालिद बिन वलीद भी साबित कर सकता है। यही वो हिस्सा है जो न्यू कॉर्टेक्स को कुछ मजीद लिखने के लिए, साइंटिस्ट को कुछ नया इजाद करने के लिए मजबूर करता है। यही वो हिस्सा है जो लिम्बिक को मजबूर करता है कि वो अपनी जिंदगी में लोगों को अहमियत दे, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट मेमोरी जनरेट करे, अपने रवैये को बेहतर अंदाज में परवान दे। लेकिन खतुनजरात, रेप्टिलियन दिमाग यानी इस पार्ट के काम करने का एक तरीका है। ये दिमाग में दाखिल होने वाले तमाम डेटा को रीड करने के बाद पूरे ब्रेन एनवायरनमेंट में एक टेस्ट पैदा करता है। वो टेस्ट आगे चलकर शख्सियत का रूप धारता है। मसलन बंदा गुनाहगार है लेकिन वो किसी नेक बंदे के पास उठने बैठने लगा है, तो रेप्टिलियन ब्रेन सूफी क्रिएट करेगा, यानी कि सूफी का टेस्ट पैदा करेगा, जो कि न्यू कॉर्टेक्स और लिम्बिक इस केंद्र में होते हैं। तो न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन के तमाम फंक्शंस नए नए चिल्ले और विरद वजीफे ईजाद करेंगे, जबकि लिम्बिक ब्रेन ऐसे लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा जो सूफीइज्म में दिलचस्पी रखते होंगे। यूं एक अलग कम्युनिटी वजूद पाती है। खतुनजरात, दिमाग के ये 3 हिस्से मिलकर ह्यूमन इंटेलिजेंस बनाते हैं, एक ऐसी कुदरती डिवाइस जो अपना अलग एक जहां रखती है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस फैसला करती है कि इसे 10 खानों में से कौन से और कितने खाने खाने हैं। मेरा दिमाग फैसला करता है कि किसी की बात पर कितना मुस्कुराना है और किसी गम पर कितनी देर उदास रहना है। ये एक मिसाल है। हमारी जिंदगी के लाखों मामलात हमारा दिमाग एक बैलेंस के साथ लेकर चलता है।
اسے معلوم ہے کہ 8 گھنٹے دفتر میں گزارنے کے بعد اسے چھٹی کر جانی چاہیے، لیکن اگر میں روز کی روٹین میں کھانے بیٹھوں اور صرف کھیر ہی کھاتا چلا جاؤں تو کیا ہوگا؟ فائنلی مجھے شوگر ہو سکتی ہے، یا چینی زیادہ کھانے سے، میٹھا زیادہ کھانے سے جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ روٹین اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ میرے ہیومن انٹیلیجنس میں کچھ مسئلہ ہے۔ میرا لیمبک برین چیزوں کی ویلیو ٹھیک سے ڈیفائن نہیں کر پا رہا۔ اب ناظرین، یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا؟ دیکھیے، لیمبک برین کی خرابی کے پیچھے اصل وجہ ریپٹیلین برین ہوتا ہے، جو انسانی دماغ میں پہنچنے والے ڈیٹے سے نوٹ کرتا ہے کہ دنیا میں قابل تعریف چیز کون سی ہے اور اس کا دنیا میں ٹرینڈ کیسا ہے، اس میں فیچرز کیا ہیں۔ یہ سب انفارمیشن لینے کے بعد وہ لیمبک برین کو اس چیز کا ایموشنل ماڈل تیار کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی جس چیز کا دنیا میں ٹرینڈ ہوتا ہے یا جس چیز پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ماڈل اس انفارمیشن کی بنیاد پر تیار ہوتا ہے جو انفارمیشن بہت ہی چکنے چپٹے، یعنی چکنے چمکیلے انداز میں انسانوں تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ یعنی کمار سانو کے گانوں میں عورت چاند تاروں میں مسکراتی ملتی ہے، وہ وفا کی خوبصورت دیوی ہے، اس کی آنکھیں جھیل سی آنکھیں، ناگن جیسی زلفیں، وہ اتنی اہم ہے کہ جیتا تھا جس کے لیے مرتا، ایک لڑکی ایسی تھی جس سے پیار کرتا۔ اور پھر بعد میں ہنی سنگھ اور بادشاہ کا دور آتا ہے، جو اس تصوراتی خوبصورت لڑکی کو خوب ننگا بھی کرتے ہیں اور ساتھ دولت کی خوب نمائش بھی ہوتی ہے۔ کل ملا کر اب کیا ہوتا ہے؟ ریپٹیلین برین لیمبک برین کو عورت اور چمچماتی گاڑیوں کا ایک خوبصورت ماڈل تیار کرنے کو کہتا ہے، ایک ایسا ماڈل جس کے سامنے زندگی کا ہر مقصد اپنی ویلیو کھو بیٹھتا ہے۔ انسان کے پاس صرف ایک ہی ویلیو رہ جاتی ہے کہ لڑکی اور پیسے کا حصول۔ اب خاتون حضرات، کیا ہوگا اگر پورا معاشرہ میوزک اور گانے کے ذریعے اپنا ریپٹیلین اور لیمبک برین خراب کر بیٹھا ہے؟ تو آپ کو ہر طرف پیسے کے لیے مار دھاڑ نظر آئے گی۔ لڑکی سے دوستی اور اسے امپریس کرنا ہمارے معاشرے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا شغل نہیں ہوگا۔ ناظرین، صرف گانے اور میوزک سے ایک ایسی دلدل تیار ہوتی ہے کہ لوگوں پر نہ تو کوئی واضح و نصیحت اثر کرتی ہے، نہ ہی ان میں کوئی بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ ان میں ایک وحدت پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا برین کسی بھی چیز کی ویلیو ٹھیک سے ڈیفائن کر ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ جب تک ان کے دماغ میں عورت اور دولت کی ویلیو اپنی جائز سطح پر نہیں آئے گی، معاشرہ کبھی بھی کریٹیو ذہن پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ کریٹیوٹی کا تعلق ویلیو سے ہے۔ آپ جس چیز کی جتنی زیادہ ویلیو ڈیفائن کریں گے جائز سطح کے اندر رہتے ہوئے، آپ اس میں اتنے ہی زیادہ ماہر ہوں گے۔ اب ایک سروے رپورٹ کہتی ہے کہ ایشیا کے لوگ عموماً 13 سے 14 گھنٹے جاگتے ہیں ڈیلی، اور ان میں سے 9 گھنٹے یہ اپنے جنسی تعلقات اور سیکس پارٹنر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر کسی کا سیکس پارٹنر نہیں ہے تو وہ بنانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ ایک ان نارمل رویہ ہے، یعنی ہم ویلیو کے طے شدہ میٹر سے بھی 2 کلومیٹر آگے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم یہی 9 گھنٹے اپنے آپ کو کھوجنے میں گزاریں، اپنی ہیومن انٹیلیجنس کو پوری طرح استعمال کریں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے، تو ذرا سوچو ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا نیو کورٹیکس برین اگر پلاننگ بناتا ہے تو لڑکی کے لیے، لیمبک امیجینیشن کریٹ کرتا ہے تو صرف لڑکی کے لیے، ریپٹیلین ہمارے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتا ہے تو صرف لڑکی کے لیے، اور اس سب کی بنیادی وجہ میوزک انڈسٹری ہے۔ حالانکہ میوزک یورپ میں بھی بہت سنا جاتا ہے، لیکن وہاں کا ایجوکیشنل انوائرمنٹ اس قدر پاورفل ہے کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک ہیومن برین کی انٹیلیجنس کیسے کام کرتی ہے اور کون کون سی چیزیں اسے ڈیمیج کرتی ہیں۔ جب بندے کو زہر کی خاصیت معلوم ہو تو پھر اس کے سامنے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ میں یہ جو سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی تو گورے کی ہی ریسرچ ہے، میں خود سے تو میں کہیں سے گھڑ کے نہیں لے کر آیا۔ میں ذاتی طور پر بھی بہت میوزک سنتا ہوں، لیکن مجھ میں وہ لچ اور بے مقصدیت پیدا نہیں ہوتی جو آج ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ مجھے زہر اور اس کی خاصیت معلوم ہے۔ خاتون حضرات، میں اپنی بات مکمل کر چکا، اور اب وہ میرے ملحد دوست کچھ دیر تو خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے عمران بھائی اب سمجھ آئی کہ پیغمبر اسلام نے موسیقی پر اپنا موقف اتنا سخت کیوں رکھا ہے، اور بالکل ٹھیک رکھا ہے۔ اتنی پیچیدہ چیز کو 1400 سال پہلے کوئی جانتا ہوگا، سمجھتا ہوگا، دل نہیں مانتا لیکن اب ماننا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہم لڑکے لڑکی کے تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں رکھتے، ان کے درمیان جو جنسی تعلقات بنتے ہیں نکاح کے بغیر، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن موسیقی کی وجہ سے جو کئی چیزوں کے اندر تجاوزات پیدا ہوتی ہیں یہ نقصان دہ ہیں، اور یہ یقیناً موسیقی اس کی ایک ذمہ دار ہے
اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔